students. I hope that you all are fine and in a very good health. Today we are going to start the short response questions of class 9 physics unit number 1 physical quantities and measurements of the Federal Textbook Board. In our previous video we have covered question number 1 to question number 5 short response questions, and in this video we will proceed further. होप सो कि आपको लास्ट 5 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए हैं. अगर आपको नहीं आए तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा. कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो मैं आपको अच्छे से ना समझा पाई हूँ तो आप उसको लाजमी लिखिएगा. मैं आपको उसको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगी. सो नाउ स्टार्ट अवर वीडियो. हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स. ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई. दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज. इन दोनों से हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं डायमीटर्स लेंस को मेजर करने के लिए. अब वो यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि स्क्रू गेज अच्छी और एक्यूरेट लेंस देता है देन वर्नियर कैलिपर. तो इसके पीछे रीज़न क्या है? स्क्रू गेज, अब इसका आंसर पढ़ते हैं हम लोग. स्क्रू गेज कैन गिव more precise length than vernier calipers because of the smallest least count of the screw gauge. स्क्रू गेज हमें अच्छी और एक्यूरेट लेंस देता है देन वर्नियर कैलिपर क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो बहुत छोटा है. अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से जो मेजरमेंट्स दे रहा है वो कौन सी मेजरमेंट, छोटी से छोटी कौन सी मेजरमेंट है जो दे सकता है हमें. ठीक है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज है तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 मिलीमीटर. इसका मतलब ये है कि इतनी छोटी मेजरमेंट्स भी दे सकता है. सो ये इसकी लीस्ट काउंट हो गया. स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज विल बी इट्स रीडिंग. जितना छोटे से छोटा मेजरमेंट दे सकता है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उतना वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है. A typical screw gauge has a least count of 0.01 millimeters, और अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में चेक करें तो 0.001 सेंटीमीटर, while a typical vernier caliper has a least count of 0.1 millimeters. जहाँ स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर दे रहा है वहीं पे वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर. दैट मीन कि इतना छोटा जो है वो दे रहा है 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर और 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज. तो सबसे छोटा कौन दे रहा है? स्क्रू गेज. स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बहुत छोटा है. सो दैट्स मीन स्क्रू गेज हमें मेजरमेंट्स प्रिसाइज देगा. एज लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज अबाउट 10 times smaller than that of the vernier caliper. That's why screw gauge can give about 10 times more precise रीडिंग ऑफ द लेंथ देन वर्नियर कैलिपर. चूँकि अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 10 टाइम्स छोटा है, या 10 कह सकते हैं कि 10 टाइम्स स्मॉलर मेजरमेंट्स दे रहा है, तो इसी वजह से उसकी जो प्रिसीजन है वो 10 टाइम्स होगी देन द वर्नियर कैलिपर. आप इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. द इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ द स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट विल गिव मोर प्रिसाइज वैल्यू. वो इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा. स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ये जो कि कम है वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से, तो स्क्रू गेज कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन द वर्नियर कैलिपर्स. सो आप दोनों तरह से आंसर कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच. हमने इस क्वेश्चन में मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच में डिफरेंस करना है. मैकेनिकल स्टॉप वॉच में क्या कह रहे हैं? इट हैज़ 2 सर्कुलर डायल्स. मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर 2 सर्कुलर डायल्स होते हैं, वेयर एज इन द डिजिटल स्टॉप वॉच इट हैज़ नो डायल्स बट इट इज़ अ स्क्रीन. डिजिटल स्टॉप वॉच को आप लोग कंपेयर कर सकते हैं अपने डिजिटल वॉचेस के, रिस्ट वॉचेस के साथ भी. मैकेनिकल स्टॉप वॉच में क्या है? इट हैज़ वन नॉब विच इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द स्टॉप. मैकेनिकल स्टॉप वॉच में जस्ट वन नॉब होता है जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर स्टार्टिंग एंड देन स्टॉपिंग दैट स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच एक्चुअली आप टाइम मेजर करने के लिए, टाइम लैप्स मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. बाय लॉन्ग प्रेसिंग दिस नॉब विल रीसेट द स्टॉप वॉच. अब आपको यूज़ ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप ने स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है तो कैसे करना है, और अगर फॉर एग्जांपल आपने रीसेट करना है स्टॉप वॉच को तो आपने तब कैसे करना है. सो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं. वाइल डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या होता है? इट हैज़ 2 buttons. Pressing the left button starts the timer and pressing it again the time stops. इसमें भी 2 बटन्स होते हैं. लेफ्ट बटन को प्रेस करने से आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा, उसको दोबारा से प्रेस करने से आपका टाइमर स्टॉप हो जाएगा. दस द लैप्स टाइम इज़ शोन, और वो जो लैप्स टाइम होगा वो आपको फिर शो होना स्टार्ट हो जाएगा. राइट बटन इज़ यूज्ड फॉर रीसेट. वहाँ पे हम लोग उसी नॉब को लॉन्ग प्रेस करने से अपनी स्टॉप वॉच को रीसेट कर लेते थे. यहाँ पे राइट बटन को यूज़ करके हम लोग रीसेट करते हैं. इसकी एक्यूरेसी
कहाँ तक है, 1/100th ऑफ अ सेकेंड, और इसकी एक्यूरेसी 1/1000th ऑफ अ सेकेंड है. जनरली द लीस्ट काउंट ऑफ एनालॉग स्टॉप वॉच इज 1 सेकेंड और 0.1 सेकेंड, एंड द डिजिटल स्टॉप वॉच इज 0.01 सेकेंड. दैट्स मीन कि यहाँ तक इस सेकेंड को भी मैयर कर सकते हैं. लाइक मैकेनिकल स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड को भी मैयर कर सकता है, और डिजिटल स्टॉप वॉच 0.01 सेकेंड्स को भी मैयर कर सकता है. तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज हुआ, डिजिटल स्टॉप वॉच, बिकॉज ये बहुत बहुत छोटे सेकंड्स को भी मेजर कर रहा है. Now we are going to start question number 8. How measuring cylinder is used to measure volume of an irregular shaped stone. What is the meaning of this question? Firstly, we will understand that. Then we will understand the concept behind this question. Then we will read this answer. ओके अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक मेजरिंग सिलेंडर जो कि एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम कैसे यूज़ करें कि हम एक इरेगुलर शेप्ड स्टोन जो है उसका वॉल्यूम मेजर कर सकें. उसको किस तरह से यूज़ करें. लाइक आपने वर्किंग लिखनी है एक्चुअली में मेजरिंग सिलेंडर की. मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड. अब हम उस, एक सॉलिड है, ठीक है, एक स्टोन है, आपने उसकी मेजरमेंट लेनी है. मेजरिंग सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ small irregular shaped solid that sinks in the water. मेजरिंग सिलेंडर को हम एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम. हम एक इरेगुलर शेप्ड सॉलिड स्टोन है, उसको हमने वाटर के अंदर सिंक किया और हमने उसका वॉल्यूम मेजर करना है. लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन. हम जो सॉलिड है वो एक स्टोन ले रहे हैं. टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर. हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हमने सिलेंडर के अंदर पानी ले लेना है. नोट द वॉल्यूम वी ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर. अभी हमने उस वाटर के अंदर स्टोन को डिप नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, उस मेजरिंग सिलेंडर का वॉल्यूम मेजर कर लेंगे. एक्चुअली इट्स अ प्रैक्टिकल बेस्ड मेजरमेंट. सो हम लोग अभी इसको सिर्फ एक थियोरेटिकली बेस में कर रहे हैं. टाई द सॉलिड विद द थ्रेड. अब आपने क्या करना है, उस सॉलिड स्टोन को एक धागे के साथ बांध देना है. लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर टिल इट इज़ फुली इमर्स्ड इन द वाटर. अब आपने उस पत्थर को सिलेंडर के अंदर आप लोगों ने डिप करना है, और आपने उस वक्त तक डिप करना है जब तक वो पूरा का पूरा पानी के अंदर इमर्स ना हो जाए, डूब ना जाए. नोट द वॉल्यूम वी एफ ऑफ द वाटर. हमने पहले एक मेजरमेंट दी थी जब हमने स्टोन को वाटर में डिप नहीं किया था. एक मेजरमेंट वो होगी. एक मेजरमेंट अब हम लोग लेंगे जब हमने स्टोन को वाटर में डिप कर दिया है. सो हम उस वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे और उस वॉल्यूम को हम कह देंगे वी एफ. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. अब हमने चेक करना है कि उस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, तो हम क्या करेंगे, वी एफ माइनस वी आई. स्टोन को वाटर में डिप करने के बाद का वॉल्यूम और स्टोन को वाटर में डिप करने से पहले का वॉल्यूम, हम उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टोन का वॉल्यूम आ जाएगा. सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन द मेजरिंग सिलेंडर, बिहाइंड द. Okay, our next question is what precaution should be kept in mind while taking measurement using measuring cylinder. अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि हम measuring cylinder को कैसे यूज़ करेंगे, इसकी एग्जैक्ट वर्किंग क्या है. अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि हमने क्या क्या एहतियात बरतनी है जब हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजरमेंट्स ले रहे होंगे. फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी फॉलोड. While using a measuring cylinder, it must be kept vertical on a plane surface. सबसे पहली प्रिकॉशन ये है कि आपके पास जो सरफेस है जिसके ऊपर आपने मेजरिंग सिलेंडर को रखा हुआ है वो प्लेन होना चाहिए. देन आपने उस प्लेन सरफेस के ऊपर उसको वर्टिकली रख देना है, ठीक है. हॉरिजॉन्टली लिटाना नहीं है, उसको वर्टिकली रखना है, ठीक है, लंबा रखना है. The correct method to know the level of a liquid in the cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus of. एक्चुअली द मेनिस्कस ये होता है कि आपका लिक्विड सिलेंडर के अंदर जहाँ तक आपका लिक्विड है उसके बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल उसके साथ आपकी आइज़ होनी चाहिए. ये नहीं कि जहाँ पे आपका लिक्विड है उससे ऊपर वाली साइड, ऊपर पे आपकी आइज़ आ रही, लाइक आप ऊपर से लिक्विड को देख रहे हो, ऐसा नहीं करना. जहाँ पे उस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपका लिक्विड ख़त्म हो रहा है, उसकी लेंथ ख़त्म हो रही है, उसकी डेप्थ ख़त्म हो रही है, बिल्कुल उसी लेवल के साथ आपकी आंख होनी चाहिए, उसकी पैरेलल होनी चाहिए. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इनसाइड द सिलेंडर शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड. आपने सिलेंडर के अंदर बबल्स फॉर्म नहीं होने देने. एनी बबल्स विद इन लीड्स टू रॉन्ग मेजरमेंट्स. अगर कोई बबल्स बनते हैं तो उसकी वजह से आपको पता है मेनिस्कस चेंज हो जाएगा, उसकी मेजरमेंट चेंज हो जाएगी. जहाँ पे आपकी 5 सेंटीमीटर आनी वहाँ पे 5.1 आ जाएगा बबल की वजह से. सो दैट्स वाई कि आपने बबल्स फॉर्म होने नहीं देने. सो ये प्रिकॉशंस है दैट वी शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वाई डू वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट्स. जब हम लोग मेजरमेंट्स लेते हैं थ्रू
किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, लाइक वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो हमें उन मेजरमेंट्स पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स को क्यों ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के आप लोगों ने रूल्स पढ़े होंगे, तो अब वो कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है कि हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही इतना कंसिडर करें। सो इसका आंसर ये है, वी नीड टू कंसिडर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन मेजरमेंट बिकॉज दे टेल अस हाउ प्रिसाइज अ मेजरमेंट इज़, कि कौन के हमारी जो मेजरमेंट्स आ रही हैं थ्रू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो कितनी प्रिसाइज हैं, कितनी ठीक हैं। ठीक है, द इंडिकेट द रिलायबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट, वो बताते हैं कि हमें मेजरमेंट पे कितना रिलायबल होना चाहिए, कितना उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट डिजिट्स रिफ्लेक्ट द एक्यूरेसी, एक मेजरमेंट की एक्यूरेसी को रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना ठीक है। मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स मीन्स अ मोर एक्यूरेट मेजरमेंट, अगर आपकी कोई मेजरमेंट आई और उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़्यादा हैं, दैट्स मीन कि आपकी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है। प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज बेसिकली सेम थिंग, इसमें आपने वैसे भी डिफरेंस किया होगा। दे ऑल्सो इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइज है, कितना ठीक है। अवॉइडिंग मिसलीडिंग रिजल्ट्स, यूजिंग द रॉन्ग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैन लीड टू मिसलीडिंग कंक्लूजन्स एंड कैलकुलेशंस। हम एक्चुअली हम जो मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं वो हमने कुछ कंक्लूड करना होता है उन मेजरमेंट्स के थ्रू, लाइक अबाउट द कैलकुलेशंस और अबाउट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स अच्छे से नहीं लेते या रॉन्ग सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लेते हैं, तो हमने जो कंक्लूजन करना है वो भी रॉन्ग हो जाएगा, हमने जो रिजल्ट निकालने होंगे वो भी रॉन्ग हो जाएंगे। इसी वजह से हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स को अपने मेजरमेंट्स में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड। रैंडम एरर्स को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं। रैंडम एरर्स आर अनप्रडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल एरर्स दैट कैन हैपन इरेगुलरली। पहली बात कि जो रैंडम एरर्स है दे आर रैंडम, एक तो ये अनप्रडिक्टेबल है, हमें नहीं पता होता कहाँ से रैंडम एरर हो जाता है हमसे, और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते, इरेगुलरली होता है, रैंडमली होता है। दीज एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड और कॉज्ड, दीज एरर्स कैन बी कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, लाइक आपका टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर कम हो गया, ह्यूमिडिटी, तो इन तमाम जो हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं उनके फ्लक्चुएट या चेंज होने की वजह से होते हैं, और इम्परफेक्शंस इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या हमारा इंस्ट्रूमेंट ख़राब है उसकी वजह से हो सकते हैं। रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, हम लोग बार बार एक चीज़ को मेजर करें तो उससे रैंडम एरर्स जो हैं वो कम हो सकते हैं, मेजरमेंट्स हम लोग ज़्यादा ले लें, एंड यूजिंग मोर प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और हम अपना जो इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग मेजरमेंट्स ले रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छा रखें, वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें हम। टू मिनिमाइज रैंडम एरर्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक रिपीटेड मेजरमेंट्स एंड यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू अकाउंट फॉर द वेरिएबिलिटी। रैंडम एरर्स को कम करने के लिए वही बात की बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट्स लें, एक दो मेजरमेंट्स पर रिलायबल ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट्स लें, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दीज आर द टेक्निक्स जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबिलिटी को कम करने के लिए, जो एक चेंजिंग्स आ रही होती है आपके रिजल्ट्स में। इन कंक्लूजन, while random errors can never be completely eliminated, they can be significantly reduced by taking multiple measurements. इनको हम completely ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम कम कर सकते हैं by taking multiple measurements, by using precise instruments, controlling experimental conditions and using proper technique. आप मेजरमेंट्स बार बार लें, अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, आप अपने कंडीशंस को कंट्रोल कर लें, और एक अच्छी टेक्निक, अच्छा मेथड यूज़ करें मेजरमेंट्स लेने का, तो आप रैंडम एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं।